फ्रेंड, स्वागत है उसका भी के टू जेड में। और आप सभी को कल संसाधन का पार्ट 1 मिल चुका था। तो जो भी कल क्लास नहीं किए हैं तो खास करके हम आपको सिर्फ रिवीजन करवा देते हैं और एक संसाधन आगे बढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन में, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी कम है और आज एडमिशन में थोड़ा ज़्यादा काम था। और आप लोग जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है तो आप सभी लोग आकर के अपना एडमिशन भी करवा लीजिए, क्योंकि पढ़ाई तो होना ही है लेकिन एडमिशन पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिनका भी एडमिशन नहीं हुआ है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी टाइम से एडमिशन करा लें। और बार बार मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा फिर से कि स्कूल का टाइम में कोई भी कोचिंग संस्थान या कोई भी ट्यूशन ले रहे हैं तो आपके रिजल्ट के लिए हम बोल रहे हैं, अगर चाहते हैं बेहतर रिजल्ट हो तो आप स्कूल टाइम के दौरान स्कूल जरूर आएँ, तो अभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि कुल 11 विषय है और स्कूल और ऑनलाइन मिला के हम सारा सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, जो कल क्लास में नहीं आए थे उनके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं पॉइंट में, आप देख देख के उतार लीजिएगा। शुरू करते हैं। कल हम लोग संसाधन शुरू किए थे, भारत संसाधन में उपयोग। तो उसमें हम पहले बताए थे कि संसाधन क्या है, तो आप इसको देख के लिख लीजिएगा। फिर संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत किए थे, तो उत्पत्ति के आधार पर हुआ था जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर हम लोग बात किए थे, तो उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 4 होता है, एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद हम लोग बात किए थे विकास के आधार पे, तो विकास के आधार पे पहला होता है 4 संसाधन होता है, तो विकास के आधार पे संभावित संसाधन जिसका मात्रा हम लोग को नहीं पता होता है। दूसरा था विकसित संसाधन, तीसरा था भंडार संसाधन और चौथा था भंडार संसाधन का एक रूप है संचित कोष संसाधन। फिर संसाधन को हम लोग नियोजन कैसे करें, कैसे अच्छा से उपयोग करें ताकि आगे पीढ़ी को मिले। उसके बाद था संसाधन का संरक्षण करना क्यों जरूरी है या क्या कहलाता है। फिर गांधी जी ने क्या कहा था, मेघा पाटेकर ने क्या कहा था, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या कहा था, संदीप पांडे ने क्या किया था, और सतत विकास की अवधारणा के बारे में बताए थे। संसाधनों को बचाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर जो सम्मेलन हुआ था उसके बारे में बात हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन पहला कहाँ हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन दूसरा कहाँ हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन से पहले क्योटो सम्मेलन हुआ तीसरा से पहले, उसके बारे में बात हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बात हुआ था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के रुक गए थे कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और ऐसे आप लोग क्लास में बने रहेंगे तो डेली कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आएंगे और धीरे धीरे करके आपको पता भी नहीं चलेगा, सारा पढ़ाई को कंप्लीट कर देंगे, टोटल सिलेबस खत्म कर देंगे। और आप जब एग्जाम आएगा तो आप देखेंगे जितना हम पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं अब यहाँ से। तो जो भी क्लास में कल नहीं आए थे वो पिछला जा करके देख लीजिएगा एक बार और नोट कर लीजिएगा, और आज ये दूसरा क्लास है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आता है पहला भूमि संसाधन, और भी आएगा, भूमि के बाद जल आएगा, आगे सब आएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग भूमि संसाधन के बारे में बात करते हैं। तो भूमि संसाधन, भूमि पर ही हम निवास करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यहाँ पर कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य पालन, खनन, वन जीवन, परिवहन, संचार आदि क्रियाएं भूमि पर भी संपन्न है। और भूमि जो एक प्राकृतिक संसाधन है। कहने का मतलब कि भूमि एक ऐसा संसाधन, इतना महत्वपूर्ण संसाधन है कि हमारा रहना, खाना, पशुचारण, सारा कुछ हम लोग जितना भी चीज़ें बिना पृथ्वी का कर सकते हैं। कि अगर पृथ्वी हट जाए तो हम लोग क्या टंग करके आकाश में करेंगे क्या? तो सारा कुछ जितने भी हम लोग उपयोग करते हैं पृथ्वी पर आके ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके बहुत ही सारे रूप हैं, आप इस सबको देख सकते हैं। इसमें संपूर्ण विश्व में पृथ्वी, मतलब संपूर्ण विश्व में लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी पर 71% भाग पर सिर्फ क्या है, पूरा विश्व में जल है। 29% भाग पर भूमि का विस्तार है। भारत में कुल भूमि का लगभग 43% भाग मैदान का विस्तार है। मतलब भूमि जितना है भारत में 29% में 100% मानिए 29% भूमि को, तो कुल भूमि में सिर्फ 43% भाग पर मैदानी विस्तार है, जिसमें कृषि हो सकता है, उद्योग हो सकता है और विकास के लिए उपयोगी है। और 30% जो भाग है भारत का वो पर्वतीय क्षेत्र है, जो नदियों के प्रवाह, पर्यटक, विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और बचा हुआ 27% भाग पर पठार, जहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन, वन संपदा उपलब्ध है। अब हम लोग बोलेंगे कि सर ये जो पृथ्वी पर इतना सारा कुछ है, इसमें अलग अलग भाग में बटा हुआ है कि 43% समतल जमीन है जो उद्योग के लिए है, विकास के लिए है। उसके बाद 30% जो है वो, पहले तो आप 43% किसके लिए, उद्योग के लिए है और विकास के लिए है। उसके बाद 30% जो भाग है वो पर्वतीय क्षेत्र है, जो नदी के लिए है, पर्यटक के लिए है। उसके बाद जो 27% है, जो 27% भाग है वो पठार है, जो खनिज जीवाश्म के लिए। अभी मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, जो भूमि बनता है तो उसके लिए तो मृदा की जरूरत पड़ता होगा, तो निर्माण होता कैसे है मिट्टी का, तो हम लिखेंगे
पृथ्वी के सबसे उत्तरी जो परत होता है ना, एक तरह से भूपर्पट्टी भी कह सकते हैं, वो मृदा कहलाती है, यानी मिट्टी कहलाती है। बोलेंगे मिट्टी का निर्माण होता कैसे है, तो देखिए चट्टान के टूटने फूटने तथा लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। और इसमें बहुत समय लगता है। जो मिट्टी हम लोग देखते हैं, इसको मिट्टी बनने में बहुत समय, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष, और पता नहीं बहुत सारा टाइम लगता है। कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा लगेगा अगर चट्टान थोड़ा तगड़ा टाइप का रहा, थोड़ा अलग टाइप का चट्टान रहा। तो चट्टान को जो टूटता है, फूटता है, और बहुत दिन तक एक रासायनिक प्रोसेस भी, इसको जैविक प्रोसेस भी कह सकते हैं, और उस परिवर्तन के कारण मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जैसे लिखा हुआ है, पहले आप वैसे लिख दीजिएगा। उसके बाद मृदा का प्रकार भी बहुत सारा है। तो बोलेंगे मृदा का प्रकार और क्या है वितरण, तो लिखेंगे कि सबसे पहले जलोढ़ मृदा, यानी जलोढ़ मृदा का एक नाम दोमक मृदा भी है। काली मृदा, काली मृदा को रेंगुन मृदा भी कहते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि काली मृदा को और एक और नाम क्या है, तो रेंगुन मृदा। लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। अब देखिए शुरू करते हैं जलोढ़ मृदा से। जलोढ़ मृदा जो है ना, ये यहाँ पर देखिए तीर देकर दिखा गया है कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जो नदी द्वारा बहा करके लाता है, जल जो बहा कर लाती है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा, यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई है और सर्वाधिक अच्छा है। और जितना भी मिट्टी के बारे में बात की, उसमें से सबसे अच्छा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से है, जो हिमालय के प्रमुख 3 महत्वपूर्ण नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण करती है। कुल मिलाकर भारत में जलोढ़ मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैली हुई है। मतलब जलोढ़ मृदा तो सबसे पहले अच्छा मृदा है और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्या है कि यह मुख्य रूप से बालू, सिल्ट और मृतिका से बनी है। पूछेगा कि जलोढ़ मृदा किससे बना हुआ है कभी ऑब्जेक्टिव में, तो बालू, सिल्ट एवं मृतिका से बनी हुई है। इसका रंग जो होता है धुंधला से लेकर लालिमा के लिए भूरे रंग का होता है। मतलब धुंधला जैसा लगेगा, हल्का लालिमा टाइप का भूरे रंग का होता है। अब है कि मृदा को हम लोग आयु के आधार पर भी बांटते हैं। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार है। पुराना जलोढ़ को कहते हैं बांगर और नया जलोढ़ को कहते हैं खादर। अब सुनिए आगे। पुराना जलोढ़ जो मृदा होता है वो बांगर कहलाते हैं या कहते हैं। इसमें कंकर और बजरी होता है। तो पुराना जलोढ़ में क्या होता है, कंकर और बजरी का मात्रा अधिक होता है, जबकि नया जलोढ़ मृदा में खादर कहते हैं नया जलोढ़ मृदा को। और इसमें महीन कण पाए जाते हैं। ये बालू एवं मृतिका का मिश्रण है और ये काफ़ी उपजाऊ है। और देखिए इसलिए काफ़ी अच्छा मृदा लेटोराइट मृदा कहते हैं नवीन जलोढ़ को, ताकि ये काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ पर आप जितना भी फसल लगा सकते हैं, बहुत सारा फसल अच्छा मात्रा में होगा। तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूना होते हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। मतलब इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ थोड़ा कम होता है, लेकिन पोटास, फास्फोरस, चूना ये सब अधिक मात्रा में होता है। इसलिए मिट्टी पर गन्ना, मतलब जलोढ़ मिट्टी पर गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए अच्छा है। भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा है। अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मृदा पर गहन कृषि की जाती है। अब गहन कृषि का मतलब क्या होता है कि मतलब जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होने के कारण इस पर गहन कृषि की जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा कृषि और खेती की जाती है। बहुत ज़्यादा कृषि और खेती इसलिए की जाती है क्योंकि इस पर फसल बहुत अच्छा होता है। तो इसको अच्छा से आप एक बार नोट कर लीजिएगा जा करके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग काली मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो काली मिट्टी में इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण है। मतलब काला मिट्टी काला क्यों लगता है, तो उसमें जो है मिट्टी में रंग काला होने का कारण है कि उसमें उपस्थित है एल्युमिनियम और लौह, इसी कारण वो मिट्टी है काला होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि काली मिट्टी में किस खेती के लिए उपयुक्त है या काली मिट्टी में क्या खेती अच्छा हो सकता है। तो देखिए काला होता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है कपास के लिए, किसके लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपका एक क्वेश्चन रेडी हो गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, जिस कारण से इसे काली कपासी के नाम से जाना जाता है। तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो काली कपासी के नाम से काली मृदा को जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में है। इस मृदा को रेंगुन मृदा भी कहा जाता है। और काली मृदा का एक और नाम क्या बताए थे, काली मृदा का एक और नाम रेंगुन मृदा भी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है काली मृदा का एक और नाम क्या होता है, रेंगुन मृदा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यानी काली मृदा में नमी यानी पानी को सोखने की क्षमता अधिक होती है। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, किंतु फास्फोरस की कमी रहती है। लेकिन इस काली मृदा में फास्फोरस का कमी होता है। कैल्शियम
कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब बहुत अच्छा मात्रा में रहता है। पोटेशियम तत्व से परिपूर्ण है, बहुत भरा हुआ है, लेकिन इसमें फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा में किसका कमी होता है? फास्फोरस का कमी होता है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं लाल एवं पीली मृदा। लौहांश की मात्रा के कारण, मतलब लोहा के अंश के रहने के कारण इसका रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी दिखता है ना आपको लाल वाला, तो उसमें हल्का लौहांश का मात्रा होता है, इसी कारण वो लाल दिखता है। जल योजन के बाद यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। जब उसमें जल चला जाता है तो ये लाल मृदा पीला रंग का हो जाता है। तो जल योजन के बाद लाल मिट्टी क्या हो जाता है? पीला रंग में वो थोड़ा चेंज हो जाती है। लाल या पीली मृदा का प्रकार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में है। जय पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तमाकुल और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो देखिए लाल एवं पीली मृदा में आप बहुत अच्छा उपाय क्या क्या उपजा सकते हैं। तो आप इसमें से मक्का, मूंगफली, चावल, ज्वार, बाजरा, तंबाकू और फलों का उत्पादन अच्छा किया जा सकता है लाल और पीली मृदा में। अब हम लोग आते हैं लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा इस प्रकार के मिट्टी की विस्तार उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो जहाँ भी लेटेराइट आप मृदा आपको देखेंगे तो जहाँ पर वर्षा अधिक होगा और जहाँ का तापमान अच्छा होगा वहाँ पर लेटेराइट मृदा होता है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और जो लाल होने के कारण लेटेराइट मृदा क्या है? तो उसमें एल्युमिनियम और लोहा का मात्रा होने के कारण ये लाल होता है। इस प्रकार की मिट्टी में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों की प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। अब जो इस तरह का मिट्टी रहेगा उसमें आपको रासायनिक खाद थोड़ा डालना पड़ेगा और अन्य उर्वरक का प्रयोग करके ही उसमें उपज कर सकते हैं। जैसे कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ियों में लेटेराइट मृदा का विस्तार है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए काजू का खेती कहाँ हो रहा है? तो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और केरल में काजू की खेती के लिए मशहूर है। और ये कौन सा मृदा में होता है? तो आप एक बार फिर से यहाँ से पीछे जाकर के लिए कि लेटेराइट मृदा में ये सब में काजू का खेती भी होता है। आगे बढ़ते हैं मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा में इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु और अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है। मतलब जो मरुस्थलीय मृदा होता है जिधर में पानी का मात्रा का थोड़ा कमी होता है, तो उस प्रकार का मिट्टी में लंबी शुष्क ऋतु, मतलब जहाँ कम वर्षा होता है, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है। इस मृदा का रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है। और मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ यानी गुजरात, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब में है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव होता है। मतलब इसमें वनस्पति भी उतना नहीं रहेगा, उर्वरक का भी कमी रहता है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था करके कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन अगर उधर सिंचाई की अगर व्यवस्था कर लें, कुछ लोगों ने किया भी है, तो सिंचाई की व्यवस्था करके हम लोग कपास, चावल, गेहूं का खेती उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा, वन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल और विविधता वाली होती है। मतलब जो पर्वतीय मृदा होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाएगा पर्वतीय मृदा, ये तो निश्चित है। और यहाँ पर जो होता है ना कि पर्याप्त वर्षा वन पाया जाता है। उधर पहाड़ी जिधर क्षेत्र रहेगा तो वर्षा वर्षा तो थोड़ा ठीक ठाक होता है, जंगल भी होता है, वन भी होता है। लेकिन ये मृदा जो मिट्टी है वो थोड़ा जटिल है और विविधता वाला थोड़ा अलग होता है। ये जो मृदा होता है पहाड़ी क्षेत्र वाला उपजाऊ होता है। यहाँ ढलानों पर, जहाँ पहाड़ पे ढलान जैसा जगह रहता है ना, तो उस पर बार बार वहाँ पर बराबर करके ऊपर में, और फलों का बागान, नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है ढलान वाला क्षेत्र पर। आगे बढ़ते हैं कि भूमि का आज बदलता हुआ स्वरूप क्या है। आज हम लोग भूमि को वन के विस्तार में उपयोग कर रहे हैं, कृषि योग बंजर भूमि का उपयोग कर रहे हैं। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, इमारत, सड़क, उद्योग, जो कृषि काम में उपयोग हो रहा है तो उसमें हम लोग इमारत बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, कुछ भी फैक्ट्री लगाते रहे। अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, और जो अस्थायी चारागाह बना दे रहे हैं, कहीं पर पशु को चराने उराने के लिए बना दे रहे हैं, जहाँ गो चरा सकते हैं, गाय चरा सकते हैं, भैंस चरा सकते हैं। बाग बगीचा और उपवन में संलग्न भूमि, बहुत सारा हम लोग बाग बगीचा बना करके बहुत सारा छोटा मोटा वन लगा रहे हैं। कृषि योग बंजर भूमि, जिसका उपयोग 5 साल से ना हुआ, ऐसा बहुत सारा भूमि रहता है जिसमें 5 साल तक कोई वहाँ पर खेती उती हमने की है, तो एक तरह से कृषि योग है, लेकिन वो बंजर है क्योंकि 5 साल से उसमें खेती नहीं हुआ है। वैसे भी खेती हमेशा बदल के 1 साल में करना चाहिए, नहीं तो बहुत दिन के बाद उसका शक्ति कम हो जाता है। वर्तमान प्रतिभूमि, बहुत सारा ऐसा भूमि प्रतिभूमि है जो अभी उसमें कुछ नहीं हो रहा है। वर्तमान प्रति के अतिरिक्त वे प्रतिभूमि जहाँ 5 वर्षों से खेती ना हुआ हो, तो ऐसा खेती जो यहाँ पर 5 साल से कोई खेती नहीं हुआ उसको हम लोग प्रतिभूमि भी कहते हैं। और शुद्ध बोई गई भूमि,
आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में मात्र 93% भाग का ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। देखिए भारत का जितना भूमि है ना 32.8 लाख वर्ग हेक्टेयर हम लोग दिखाते हैं, लेकिन जानते हैं उधर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना, और उधर चीन का तो थोड़ा क्षेत्र है, वो लोग कब्जा करके रखा हुआ, तो उसका क्षेत्र हम लोग में उसको उपयोग ही नहीं कर पा रहे। तो हम लोग जो उपयोग कर पा रहे हैं अपना 100% भूमि का 93% उपयोग कर पा रहे हैं। बाकी का आंकड़ा हम लोग का इसलिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो क्षेत्र हम लोग को अधिकृत करके लोग रखा हुआ है। तो हम लिखेंगे कि भौगोलिक क्षेत्र जितना 32.8 लाख भारत का वर्ग किलोमीटर है, उसका मात्र हम लोग 93% भूमि का उपयोग आंकड़ा करते हैं, क्योंकि बाकी का आंकड़ा हम लोग पास उपलब्ध नहीं है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देश में से शामिल है, और पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में, पूरा धरती पे सबसे ज़्यादा पशुधन पालने में अग्रणी देश में शामिल है भारत, और सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन में भी भारत नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं। जो भूमि का उपयोग के प्रमुख 2 कारण है, वो भौतिक और मानवीय। भौतिक मतलब भू आकृति, जलवायु, मृदा, और मानवीय जनसंख्या घनत्व। देखिए वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का जितना भी आज हम लोग का क्षेत्रफल जमीन जितना उपलब्ध है, उसका 54% जो भाग है ना वो कृषि योग है। मतलब जितना भी हम लोग पास टोटल जमीन है उसका 54% मतलब आधा थोड़ा सा ज़्यादा भूमि कृषि के योग है, लेकिन बाकी सब कृषि के योग नहीं है। तो किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए। और कोई भी देश का कहीं भी जाए, पूरा विश्व को भी उसको संतुलित रखने के लिए कम से कम 33% वन होना चाहिए, जबकि आज हमारे भारत में मात्र 24% वन है। ये और कम हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइम एक बार देख लीजिए कितना हुआ, क्योंकि आज बड़ा क्लास नहीं रखेंगे। आज हम लोग सोचेंगे कि थोड़ा जल्दी से ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज कुछ काम भी है। तो भूक्षारण और भूसंचरण, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षारण कहलाता है। मतलब क्या होता है कि भूक्षारण कैसे होता है, भू का संरक्षण कैसे करना चाहिए, यानी भू का नुकसान कैसे होता है, हम उसको बचा कैसे सकते हैं। तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होने के कारण भू का क्षरण हो जाता है, और उसको हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। तो पहले लिखिए भूक्षरण के कारण क्यों मिट्टी का उर्वरकता कम हो रहा है। तो गुरुत्वाबल के प्रभाव से, पहले तो गुरुत्वाबल के प्रभाव से उसका क्षरण हो रहा है। उसके बाद उद्योग से निकले वाले अपशिष्ट पदार्थ, आज बहुत सारा कल कारखाना फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे के कारण भी मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। विविध प्राकृतिक कारण भी है, बहुत सारा प्राकृतिक कारण भी है, और मानवीय अनुक्रिया भी है, बहुत सारा खाद उर्वरक जो उपयोग करते हैं उसके कारण भी ये सब हो रहा है। अब हम लोग इसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अगर भूमि को, मिट्टी को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मिट्टी के कटाव को रोकना पड़ेगा। मतलब मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मिट्टी को उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और मिट्टी का क्षमता जो है बढ़ने का, टूटने फूटने का पत्थर का वो होगा, तो मिट्टी बहेगा नहीं, तो क्षमता उसका तब मिट्टी का बढ़ेगा। और भू संचरण के उपाय, इसको कैसे कैसे बचा सकते हैं। फसल चक्रण के द्वारा, फसल को आप बदल बदल के करिए, एक ही फसल बार बार मत लगाइए, नहीं तो मिट्टी का शक्ति कमजोर हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा, और पहाड़ी क्षेत्रों में पूरा जुताई करके, पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि रसायन का उचित उपयोग करके, और जितना भी पवन अपवर्दन वाले क्षेत्र है तो उसमें रसिका पट्टी लगाइए, मतलब क्षेत्रों में पट्टिका कृषि करिए, और रसायन का उचित उपयोग करिए। जितना जरूरत है उतना ही रसायन का उपयोग करिए, ज़्यादा रसायन केमिकल का उपयोग नहीं करिए। और इसके बाद जल क्रांताता, अति सिंचाई कारण भी भूमि अत्यधिक जमा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई कारण भी भूमि का शक्ति का ह्रास हो रहा है। तो देखिए आज हम चाह रहे हैं कि आज ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं करें, क्योंकि आप लोग का कल वाला क्लास हो गया है और ये आज वाला क्लास हो गया है। तो आज आप लोग मिला जुला के इसको रख लीजिए, और जब हम कल आएंगे ना तो कल आपके साथ जल संसाधन और आगे वाले संसाधन से साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप लोग को हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग का एडमिशन चल रहा है, अच्छा से एडमिशन कराइए। आप लोग को टोटल 11 सब्जेक्ट पढ़ना है, बार बार बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। 5 सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, और आप लोग का सबसे हार्ड सिलेबस सोशल साइंस ही रहना है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 5 सब्जेक्ट करेंगे। कितना भी करेंगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले सोशल साइंस को अच्छा से ले चले, साइंस को, हिंदी को, उसके बाद आपका मैथ, और जिनका जो पेपर रहेगा आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी हम क्लास में मिलेंगे तो आप लोग से चर्चा करेंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन और ऑनलाइन जो दोनों जुड़े हुए हैं उनको कहीं से नहीं भी पढ़ेंगे तो नंबर अच्छा ही आएगा, लेकिन हम मना नहीं करेंगे। आप स्कूल के टाइम में आप कहीं से पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन स्कूल के टाइम में स्कूल आप जरूर आइए, और आप देख लीजिएगा कि इस बार रिजल्ट सबसे बढ़िया जो स्कूल आएंगे उन्हीं का होगा। तो ठीक है, हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, आज का वीडियो थोड़ा छोटा रखते हैं। बाकी कल जब फिर से मिलेंगे तो लंबा वीडियो लेके चलेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा आते आते बहुत कुछ इस चैनल में होने जा रहा है। तो ठीक है, धन्यवाद।